हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में समाजशास्त्र में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, सभी एग्ज़ाम में जो अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम करा रहे हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था और आज इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और इसमें वो सारे क्वेश्चंस समाहित हैं जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मम्फोर्ड के अनुसार शहरीकरण का प्रथम चरण होता है। ऑप्शंस हैं यूपोलिस, पॉलिस, नेक्रोपोलिस और मेट्रोपोलिस। तो मम्फोर्ड ने कुछ वर्गीकरण किए थे, उसमें से ईओपोलिस, पॉलिस, नेक्रोपोलिस और मेट्रोपोलिस का वर्गीकरण किया था। तो बताना है कि इसमें से पहला चरण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईओपोलिस, देन पॉलिस, फिर मेट्रोपोलिस, देन नेक्रोपोलिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आंसर ए, ईओपोलिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मम्फोर्ड के अनुसार शहरीकरण का अंतिम चरण होता है। ऑप्शंस हैं टेरेनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, पॉलिस या फिर ईओपोलिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेक्रोपोलिस सबसे लास्ट चरण होता है मम्फोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होस्लीस ने नगरों को कितने भागों में विभाजित किया है। 5, 4, 3 या फिर 2। तो बताना है कि होस्लीस ने अपने नगर के जो उन्होंने नगर का वर्णन किया था उसमें उन्होंने नगर को कितने भागों में विभाजित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 भागों में। नेक्स्ट है, ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी। ऑप्शंस हैं सीजे गाल्पिन, मम्फोर्ड, जीएफ कोहन या फिर विलकॉक्स। तो ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा बतानी है कि किस विद्वान ने दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सीजे गाल्पिन ने ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस विद्वान ने सर्वप्रथम प्रतिवेशी इकाई या फिर नेबरहुड यूनिट शब्द का प्रयोग किया। किसका? प्रतिवेशीय इकाई या फिर नेबरहुड यूनिट। ऑप्शंस हैं लुइस मम्फोर्ड, क्लेरेंस ए पेरी, अर्नोल्ड विटिक या फिर एम.एन. श्रीनिवास। तो बताना है कि प्रतिवेशी इकाई या फिर जिसे नेबरहुड यूनिट भी कहते हैं इसका प्रयोग किसने किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लेरेंस ए पेरी। तो ये जो टॉपिक है इससे पीजीटी में तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें पूछा जाता है और नेट जेआरएफ की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये टॉपिक है सिलेबस के अंदर और उससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यतः पड़ोस की अवधारणा किससे संबंधित होती है। ऑप्शंस हैं निम्न मध्यम वर्ग से, मध्यम वर्ग से, उच्च वर्ग से या फिर निम्न वर्ग से। तो बताना है इसमें से कि पड़ोस की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न मध्यम वर्ग से। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया। ऑप्शंस हैं थॉमस एन नेनेकी, मम्फोर्ड, जीएफ जोहन या फिर एचएम मेयर। तो बताना है कि पड़ोस का अध्ययन किसने किया, और जो इससे पहले ऊपर क्वेश्चन था कि पड़ोस के बारे में कौन सा है तो निम्न मध्यम वर्ग, तो उसको भी उन्हीं विद्वान ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस एन नेनेकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल टाउन नामक टाउन पुस्तक में किसने पड़ोस को लेकर अध्ययन किया? थॉमस एंड नेनेकी, मम्फोर्ड, रॉबर्ट एस लिंड या फिर ये सभी। तो बताना है कि मिडिल टाउन बुक किसकी है। तो पड़ोस का अध्ययन जैसे कि थॉमस एंड नेनेकी ने किया, तो ये बुक है मिडिल टाउन, थॉमस एंड नेनेकी की। इम्पॉर्टेंट बुक है ये मिडिल टाउन, थॉमस एंड नेनेकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरी ने अच्छे प्रतिवेश के डिज़ाइन में कितने आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 भागों में विभाजित किया था पेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेश के संदर्भ में बाजारों की स्थापना कहाँ की जानी चाहिए? ऑप्शंस हैं प्रतिवेश के मध्य में, प्रतिवेश के किनारों पर, प्रतिवेश के केंद्र में या फिर प्रतिवेश से दूर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रतिवेश के किनारों पर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में विकास नियोजन की प्रक्रिया की स्थापना और विकास का विस्तार का विचार किसने दिया? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो बताना है इसमें कि विकास नियोजन की प्रक्रिया की स्थापना और विस्तार किसने दिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, पारंपरिक पर्यावरण एवं ग्रामीण व्यवस्थाओं में प्रतिवेश की अवधारणा में किसकी भावना को विकसित किया है? ऑप्शंस हैं संबद्धता की भावना, पहचान की भावना, स्वीकार्यता की भावना या फिर ये सभी। तो बताना है कि पारंपरिक पर्यावरण ग्रामीण व्यवस्था में प्रतिवेश की जो अवधारणा है वह किस भावना से विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। संबद्धता की भावना, पहचान की भावना और स्वीकार्यता की भावना, इन सभी से ग्रामीण व्यवस्था का प्रतिवेश का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, गंदी बस्तियों के उदयकरण का कारण है। तो गंदी बस्तियों या फिर जिसे स्लम्स भी कहते हैं, इससे रिलेटेड भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, भौगोलिकरण या फिर राष्ट्रीयकरण। तो बताना है कि गंदी वस्तु के उदय का कारण क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, औद्योगिकरण की वजह से गंदी बस्तियों का उदय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विद्वान गंदी बस्ती और रोगग्रस्त में कोई अंतर नहीं मानते हैं? ऑप्शंस हैं क्वीन एंड थॉमस, बर्गल, मम्फोर्ड या फिर ये सभी। तो कौन से विद्वान हैं जो गंदी बस्ती और रोगग्रस्त में कोई अंतर नहीं मानते? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्वीन एंड थॉमस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंदी बस्तियों की विशेषता नहीं है? बनावट, जीवन विधि, जनसंख्या, अति स्वच्छता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अति स्वच्छता। ये भी गंदी बस्तियों की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गंदी बस्तियों की कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? मकानों का छोटा आकार, अधिक जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं सफाई पर ध्यान या फिर अल्प विकास। तो गंदी बस्ती की विशेषता इसमें से बतानी है कि कौन सी नहीं है। तो जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं सफाई पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान योजना प्रारंभ की गई थी। अच्छा, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों से और नगरीय क्षेत्रों से संबंधित, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो इसके ऑप्शंस हैं 2001 में, वर्ष 2002 से
वर्ष 2003 से या फिर वर्ष 2004 से। तो निर्मल भारत अभियान योजना का प्रारंभ कब हुआ था, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2002 से। नेक्स्ट है, गंदी बस्तियों के सुधार हेतु ग्रामीण आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1960 में, 1980 में, 1995 में या फिर 1957 में। तो गंदी बस्तियों के सुधार हेतु ग्रामीण आवास योजना, यह भी एक योजना है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो बताना है कि ग्रामीण आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1957 में। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1970 टू 71 में, 1985 टू 86 में, 1990 से 91 में या फिर 2000 टू 1 में। तो बताना है इंदिरा आवास योजना कब से प्रारंभ किया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1985 टू 86 में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किया गया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस दशक में पहली बार मध्यम वर्ग की अवधारणा को अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल किया गया? 1970 के दशक में, 1970 के दशक में, 1870 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। तो कब मध्यम वर्ग की अवधारणा को अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1770 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस गिस्वर्ट और जे हिक्की जैसे समाजशास्त्री मध्यम वर्ग को कितने वर्ग में विभाजित करते हैं? ऑप्शंस हैं 4, 3, 2 या फिर 8। तो बताना है डेनिस गिल्बर्ट और जे हिक्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 भागों में विभाजित करते हैं। अगला है, सफ़ेद पोश पेशेवर किस वर्ग से संबंधित होते हैं? ऑप्शंस है उच्च मध्यम वर्ग से, निम्न मध्यम वर्ग से, निम्न वर्ग से या फिर उच्च वर्ग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उच्च मध्य वर्ग से या फिर उच्च वर्ग से भी होते हैं सफ़ेद पोश अपराधी, जिसकी बात कौन करता है? सदरलैंड। नेक्स्ट है, सफ़ेद पोश कर्मचारी किस वर्ग से संबंधित हैं? ऑप्शन है उच्च वर्ग से, निम्न मध्यम वर्ग से, उच्च मध्यम वर्ग से या फिर निम्न वर्ग से। तो सफ़ेद पोश कर्मचारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, निम्न मध्यम वर्ग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलियम थॉमस ने मध्यम वर्ग को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? ऑप्शंस हैं 3, 4, 2 या फिर 5। तो विलियम थॉमस का बताना है आपको इसमें से कि उन्होंने मध्यम वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 3 भागों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्यम वर्ग को लेकर वर्ग मॉडल किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शंस हैं विलियम थॉमस, माइकल ज्वेग, जे हिक्की या फिर डेनिस गिल्बर्ट। तो वर्ग मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विलियम थॉमस। नेक्स्ट है, गेटेड कम्युनिटी सामान्यतः संबंधित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, इंग्लिश में लिखता है गेटेड कम्युनिटी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है इसके नगरीय आवासीय परिसर से, कस्बों के आवासीय परिसर से, गांवों के आवासीय परिसर से या फिर ये सभी। तो गेटेड कम्युनिटी किसे कहते हैं यह बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नगरीय आवासीय परिसर से गेटेड कम्युनिटी बोलते हैं उसे। गेटेड समुदाय की अवधारणा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटेड समुदाय की अवधारणा का प्रारंभ कब हुआ?
90s के दशक में, 80s के दशक में, 70 के दशक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 90 के दशक में गेटेड समुदाय का अवधारणा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, गेटेड समुदाय की अवधारणा का प्रारंभ कब हुआ? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो 90s के दशक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गेटेड समुदाय का संबंध होता है संपन्न नागरिकों से, मध्यम वर्गीय नागरिकों से, निम्न वर्गीय नागरिकों से, या फिर इन सभी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संपन्न नागरिकों से, जिसे हम बोलते हैं गेटेड समुदाय। अगला है, इन सिटी ऑफ बॉल कैल्डेरा में वर्णन किया गया है गेटेड समुदाय का, कस्बों का, गांव का, या फिर महानगरों का। तो क्या है? इन सिटी ऑफ बॉल कैल्डेरा। तो इसमें बात की गई है गेटेड समुदाय की, यानी कि इसमें किसकी बात करते हैं? उस संपन्न नागरिकों की बात की जाती है, और ये जो है इससे गेटेड समुदाय से संबंधित है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक आर्थिक बेहतरी के अवसर सीमित होने से नगरों में कौन सी स्थिति पैदा होती है? नगरीय आंदोलन और हिंसा, गंदी बस्तियां, गेटेड समुदाय, या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नगरीय आंदोलन और हिंसा। नेक्स्ट है, कौन से विद्वान नगरीय हिंसा से संबंधित हैं? मम्फोर्ड, जी.एफ. जोहन, सेपर और ह्यूज, या फिर ये सभी। तो नगरीय हिंसा से संबंधित कौन से विद्वान हैं ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शेपर और ह्यूज। नेक्स्ट है, हिंसा को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 5, 3, या फिर 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नगरीय समाज की अवधारणा को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं, नगरीय समाज नगरीय समुदाय से संबंधित है। 16वीं सदी में इटली के विचारक गियोबानी बोटरो ने नगरों पर व्यवस्थित अध्ययन किया। नगरीय समाज में ग्रामीण लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें से दिए गए कूट में से बताना है कि कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी ये 3 गलत है। नगरीय समाज में ग्रामीण लक्षणों का अध्ययन क्यों किया जाएगा भाई? तो नगरीय समाज में नगरीय समाज के लक्षणों का ही अध्ययन किया जाएगा। तो 3 गलत है, बाकी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नगरीय समाजशास्त्र वर्तमान में समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है। ऑप्शन है इसके अंतर्गत नगरीय जीवन का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, नातेदारी का अध्ययन किया जाता है। तो बताना है कि नगरीय समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। दिए गए कूट में से आपको चुनना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंतर्गत नगरीय जीवन का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है, नगरवाद नगरीय जीवन के ढंग को व्यक्त करता है। ऑप्शन है, नगरवाद की जीवन शैली को व्यक्त करता है, नगर के मूल्य को व्यक्त करता है, या फिर नगरवाद प्रौद्योगिकीकरण से जुड़ा है। कूट में से चयन करना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसे। एक तरफ कुछ राज्यों के नाम हैं और दूसरी तरफ उसमें पाई जाने वाली आई थिंक गंदी बस्तियों के नाम हैं, उसको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मैच करते हैं।
ए का टू चौल मुंबई में है, कानपुर में अहाता, चेन्नई में चेरी और कोलकाता में बस्ती। और मुंबई की एक सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती उसका क्या नाम है? धारावी। धारावी ये बहुत बड़ी मलिन बस्ती है मुंबई में। नेक्स्ट है गंदी बस्तियों के दुष्परिणाम हैं। ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य का ह्रास, नैतिक पतन एवं अपराध, निम्न जीवन स्तर या फिर राष्ट्र को लाभ। तो इसके दुष्परिणाम बताने हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। स्वास्थ्य का ह्रास होता है गंदी बस्तियों में, नैतिक पतन एवं अपराध भी सबसे ज़्यादा पनपते हैं और निम्न जीवन स्तर होता है। बाकी राष्ट्र का विकास तो हो ही नहीं सकता गंदी बस्तियों के द्वारा, तो ये जो है गलत है। बाकी ये 3 ऑप्शन इसके सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है भारतीय समाज वर्गीय अपेक्षा जाति व्यवस्था से संचालित होता था, ब्रिटिश शासनकाल में एक नए वर्ग का उदय हुआ, भारतीय मध्यम वर्ग के उदय का कारण शिक्षा पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा सही है बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस है नगरों की विकास प्रक्रिया ही नगरीकरण है, नगरों में एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है, नगरों की प्रमुख विशेषता में ही गतिशीलता होती है, नगरों में सामाजिक विभेदीकरण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो ये कथन गलत है। नगरों में एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती, ऐसा नहीं होता है, लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं वहाँ भी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन दोनों पार्टों में करा दिया गया है। तो आप लोग दोनों पार्ट देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इससे अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन में हल करने में लाभ मिलेगा। अगर आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।